सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नोएडा दौरे पर है। सेक्टर 63 में कार्यक्रम में वो बोल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं लोगों को। आपको सीधा वहीं चलते हैं। नेताजी सबसे बड़ी विरासत अगर कुछ देके गए हैं तो वो समाजवादी आंदोलन की विरासत देके गए। और ये ऐसा आंदोलन है, न केवल गांव इससे आगे बढ़ेंगे, न केवल समाज की तरक्की होगी, सही मायने में अगर समाजवादी सिद्धांत सरकारें लागू कर देंगी तो दुनिया में हमारा देश सबसे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये समाजवादी आंदोलन जो नेताजी ने हमें और आपको दिया है, ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। जहां आज हम लोग खड़े हैं, न जाने पुराने लोगों ने कितना जोखिम उठाया होगा, न जाने कितने लोगों का कितना त्याग रहा होगा, कई हमारे कार्यकर्ताओं की कुर्बानी रही होगी, बहुत से लोग जेल गए होंगे, तब जाकर के आंदोलन बना है। मैं इस मौके पर अपने सभी समाजवादी साथियों को ये कहूंगा कि इस आंदोलन को जितना आप मजबूत कर सकते हैं उतना मजबूत करना, क्योंकि यही देश का सपना पूरा कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं विधानसभा का सत्र छोड़ करके आया हूं और आपने प्रदेश के गवर्नर उनका भी अभिभाषण सुना होगा जो सरकार लिख करके देती है, और बजट भी आपने पढ़ लिया और सुन लिया उसके बारे में। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग न जाने कहां से रट करके आ गए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो रटी है इन्होंने, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री, इन किसी से पूछे कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो कहेंगे हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि हम और आप लोग कोई समझ ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे समझ। ये एक ही सपना लेके चल रहे हैं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। इनसे पूछो कि अगर सड़कों पे सांड होंगे, खेतों में सांड चढ़ जाएंगे फसल, तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कहां से बन जाएगी। इन्होंने अपने बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री दुनिया के जाने किस किस देश भेजे थे। अमेरिका में भेजे, ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, यूरोप में कई देशों में, जापान। हमें लगा कि वो कुछ लेने गए थे, अभी जानकारी हासिल हुई है न कुछ वो लेने गए थे न कुछ उन्हें मिला है। वो केवल निमंत्रण देने गए थे कि हमारा निमंत्रण है, आप आ जाना। और जो ये एमओयू दिखाई दे रहे हैं आपको, कहां से एमओयू बड़े बड़े हुए हैं इनके। और सच्चाई तो ये है कि बीजेपी के लोगों ने अगर किसी को कोट सूट पहने या टाई लगा के देख लिया, उसी से एमओयू करा लिया। आप जानकारी करना। और मुझे खुशी है इस बात की, मंच पे भी कोई ऐसा नहीं है, मंच पे भी कोई ऐसा नहीं जिससे एमओयू करा पाए। और हमें जनता में भी कोई नहीं दिखाई दे रहा जिससे एमओयू सरकारी दिखाई दे रहे हैं जो कोट पहन करके आए हैं। भाई बच के जाना नहीं, बीजेपी वाले मिल गए तो एक एमओयू का कागज लाएंगे और आपसे भी दस्तखत करा लेंगे, बोले आप भी इन्वेस्ट कर दो कुछ यहां पर। बताओ, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहे हो। और आज जो ग्रोथ है उत्तर प्रदेश की, कोई ग्रोथ नहीं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि किसान को जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। न धान की कीमत दे पाए, न अभी जो खेतों में आलू पैदा हो गया उसकी कीमत दे पा रहे हैं, न दूध का सही मुनाफा किसान को दे पा रहे हैं। जो भी हमारा किसान पैदा कर रहा है वो घाटे में जा रहा है। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे कि 2022 आएगा, हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। लेकिन किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई। ये बात नोएडा में मैं इसलिए कह रहा हूं, जब हमारे किसान पैदा करते हैं तब जाकर के नोएडा में खाने पीने को मिलता होगा। और अगर महंगाई का हिसाब किताब लगाएं हम, आज महंगाई चरम सीमा पर है।
इतनी महंगाई मैं नहीं समझता किसी ने देखी होगी। बताओ नोएडा वाले लोग आप महसूस कर रहे हैं महंगाई कि नहीं महंगाई कर रहे हैं? अब नोएडा वाले लोग होंगे तो चावल तो अच्छा वाला ही खाते होंगे। जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं विभाग के, उसका चावल तो वो खराब वाला है, वो चावल नहीं है जो हम और आप लोग खाते हैं। आज बताओ चावल की कीमत क्या है बाजार में? अगर जाते होंगे यहाँ, चावल कितने में मिल रहा है आपको 1 किलो? राजकुमार भाटी जी बताओ, प्रवक्ता हैं आप, चावल कितने में मिलता होगा? और डिपार्टमेंट बता रहा है 31 रुपए किलो है। गेहूं का आटा बताओ कितने में खरीदते होंगे आप? आटा कितना महंगा हो गया। और काली दाल कितने में खरीद रहे हैं आप? तूर दाल, अरहर दाल कितने रुपए की हो गई? 100 रुपए पे पार है कि नहीं है? ये सरकार वाले बता रहे हैं कि 100 रुपए की आ रही है। उड़द दाल कितने रुपए की है 1 किलो? आपकी मूंग दाल कितने की है? मसूर दाल कितने की है? और जो मूंगफली का तेल है खाने वाला, वो क्या हिसाब बिक रहा है? वो कोई खरीद नहीं पा रहा है। वो सरसों का तेल है। सरसों का तेल क्या हिसाब है? वनस्पति पैक्ड क्या हिसाब है? सोयाबीन का तेल क्या हिसाब है? सनफ्लावर का तेल क्या हिसाब है? आजकल पाम ऑयल मिल रहा है, और याद रखना ये जो पाम ऑयल है गलतफहमी मत रहना। अगर पाम ऑयल लोगे तो हो सकता है बीमार हो जाओ आप। जो लोग पाम ऑयल का प्रचार करते थे, कई लोग बीमार हो गए। और पाम ऑयल पाओगे तो सबसे ज्यादा किसका पाओगे? जो दुनिया में 2 नंबर था, आजकल नंबर ही नहीं पता कहां पहुंच गया वो नंबर। अरे गलत नाम मत ले बेटा। और आलू क्या हिसाब है? टमाटर क्या हिसाब है? चीनी क्या हिसाब मिल रही है? और पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से, पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भी किसानों की गन्ने का बकाया है। अभी भी सरकार ये गन्ने के बकाया को पैसा नहीं दे पा रही है। आप में से जितने लोग होंगे, कुछ लोगों को छोड़ करके सब लोग दूध खरीदते होंगे। बताओ 1 लीटर दूध कितने का मिल रहा है आज? और अभी कुछ दिन पहले आपने अखबार पढ़ा होगा कि अमूल ने 3 रुपए बढ़ा दिए। और 3 रुपए अमूल ने बढ़ाए, वैसे ही सभी कंपनियां जितनी थी उन्होंने अपने दूध की कीमत बढ़ा दी। बताओ आज 1 लीटर दूध कितने रुपए का बिक रहा है? और आप में से कम ही लोग होंगे जो उठ करके चाय नहीं पीते होंगे। बताओ आप चाय पीते हो कि नहीं पीते उठ करके? चाय की पत्ती कितनी महंगी हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए ये जरूरत की चीजें, खाने पीने की चीजों का कोई मुद्दा नहीं है। इनका मुद्दा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये जो सपना दिखा रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, कहीं वही सपना तो नहीं है जैसे आपको मित्र को सपना दिखाया था कि मित्र कहां पहुंच गए थे? नंबर 2 पर। और आज भारतीय जनता पार्टी के मित्र कहां पहुंच गए हैं? कोई गिनती में है कि नहीं है? आप कभी हिसाब किताब लगाना, कितने पैसे का नुकसान हुआ है। हम और आप उतने पैसे की गिनती नहीं कर सकते हैं जितना नुकसान हुआ है। हम तो उत्तर प्रदेश की सरकार से कहेंगे कि दिल्ली वाले नहीं उनको जेल भेज रहे हैं। याद कीजिए, आपको एक समय पर एक बिजली विभाग में अधिकारी ने कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड को एक प्राइवेट कंपनी में पैसा लगा के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन अधिकारियों को जेल भेज दिया। आज मैं जानना चाहता हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका पैसा लगा था,
वो कंपनी के लोग जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें जेल भेज सकती है तो दिल्ली वाले क्यों नहीं जेल भेज रहे हैं? और अगर दिल्ली वाले नहीं जेल भेज रहे हैं तो कम से कम उत्तर प्रदेश वालों को दिल्ली वालों की ना सुन करके उन्हें जेल भेज देना चाहिए। इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। बताओ कोई जवाब है कि नहीं है? ये पैसा उनका नहीं गया है, ये पैसा आम जनता का जो जमा था वही गया है। इसलिए मैं आपको यहां सावधान करना ये नहीं कर सकते हैं, ये केवल धोखा दे सकते हैं। आज अगर दिल्ली को नोएडा से किसी ने जोड़ा मेट्रो से तो वो समाजवादियों की देन थी, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की जोड़ा। ये जो नोएडा चल करके आती है दिल्ली से मेट्रो, जिसका कभी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, ये बीजेपी की देन नहीं है, ये समाजवादियों की देन है। लेकिन उद्घाटन करने वाले उद्घाटन कर गए, हम लोग सरकार से बाहर हो गए। यहीं बगल में सैमसंग का प्लांट है। ये जो इन्वेस्टमेंट लाने वाले लोग हैं, कम से कम समाजवादियों से सीखें कि इन्वेस्टमेंट कैसे लाया जाता है। समाजवादियों की सरकार बनी होती तो केवल सैमसंग आया है, दुनिया के जितनी भी कंपनियां थी मोबाइल बनाने की, कुछ आ गई थी, कुछ और आ जाती। समाजवादियों ने ऐसी पॉलिसी बना करके दी थी। इसलिए आज इस मौके पर मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। साथ ही साथ एक नया सवाल उठा है जाति जनगणना का। हम समाजवादी लोग उसके पक्ष में हैं। अगर बीजेपी पक्ष में नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए और कहें कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। हम लोग किसी भी छोटे नेता और छुटभैया नेता की बात नहीं मानेंगे। ये बीजेपी जानबूझ करके उनको आगे कर रही है। उनकी चाल को भी हम समझते हैं कि क्यों उनको आगे किया जा रहा है। ये देश का और पूरे के पूरे हमारे देश की जनता का सवाल है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जाति जनगणना के लिए कहते रहेंगे। इस सवाल को नेताजी ने भी उठाया, शरद यादव जी ने भी उठाया, देश के जितने भी दक्षिण भारत के बड़े बड़े नेता थे उन्होंने उठाया। वो देश के नेता चाहते हैं कि जनगणना हो, जाति जनगणना हो। और फिर बीजेपी के लोग तो ये नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। जब तक हम आबादी के लोग गिने नहीं जाएंगे कौन कितनी जाति का है, तब तक मैं नहीं समझता हूं कि सबका साथ सबका विकास संभव है। इसलिए लगातार और जब कभी हमें सत्ता में मौका मिलेगा तो जाति जनगणना करा करके हम समाज को जोड़ करके में शामिल कर उनका हक और सम्मान देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रवीण का और उनके सहयोगी साथियों का बहुत बहुत बधाई देते हैं। अपने पूर्वजों को जो याद कर रहे हैं, अपने प्रतिमा लगाई, अपने परिवार को सम्मान देने का काम किया, मैं आपका बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। तो अखिलेश यादव ने अपना संबोधन समाप्त किया है नोएडा में, और आपने देखा जातीय जनगणना की बात उन्होंने यहां भी रखी, महंगाई का मुद्दा उन्होंने उठाया, और उधर विधानसभा में शिवपाल यादव अपनी बात रख रहे हैं। आपको दिखाते हैं। महीना भर और अल्ट्रासाउंड के लिए फिर गरीबों को जाना पड़ता है प्राइवेट अस्पतालों में, वसूली भी होती है। और हमने तो देखा है जिला अस्पतालों के गेट पर कुछ दलाल बैठे हुए हैं और वहीं से पकड़ करके ले जाते हैं बहका करके। मैंने छापा मंत्री जी से चलिए अब उत्तर आ जाए। छापा मंत्री जी अब छापा तो बहुत मारे हैं, अभी छापेंगे, आप उनका उत्तर आ जाने। छापा तो बहुत मारे हैं, कोई असर पड़ा नहीं। तो चलिए इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जी, मंत्री जी अगर बजट खर्च कर लिया होता, आधा भी खर्च कर लिया होता, तो बहुत सी समस्याएं हल हो जाती। डेंगू जैसी बीमारी, और यहाँ तक कि हमने जो 20 लाख रुपया, अब उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। मैं ग्राह्यता के ऊपर सिर्फ सुन रहा हूँ आदरणीय शिवपाल जी। नियम 56 आपको मालूम है
नियम 56 की ग्राह्यता के ऊपर बोलिए। अगर मैं ग्राह्यता, मेरी बात सुनिए, अगर मैं उसको स्वीकार कर लूंगा तो स्वीकार करने के बाद फिर आप उसी चर्चा की मांग करते हो, तो फिर मैं उसकी चर्चा अगर स्वीकार करूंगा तो उसके ऊपर चर्चा करिएगा। अभी ग्राह्यता के ऊपर बोलिए ताकि ग्राह्यता के ऊपर चर्चा करा दीजिएगा। मैं चाहता हूँ चर्चा की घोषणा कर दीजिएगा। चलिए आप लिख के दीजिएगा तो देखेंगे। अब माननीय मंत्री जी, चर्चा की घोषणा नहीं होती। आप नियम 49 में मांगोगे तो फिर मैं निर्णय करूंगा कि उसके लिए समय निर्धारित करूंगा। आवश्यक होगा आप उसको लिख के, आपको अधिकार है लिख के देने का। आपको नियम 49 में आपको चर्चा के मांग करने का अधिकार है। आप लिख के दो, उसके ऊपर मैं विचार करूंगा। अभी उत्तर आ जाने दीजिए। कम से कम आप लिख के तो दो। 2 घंटे 3 घंटे। अरे ये तो आपको मालूम है प्रक्रिया क्या है उसकी, आपको तो पता है। ये सब लोग कहते हैं कि नियमावली अगर किसी को पता है तो शिवपाल यादव जी को पता है, तो आप उसको दीजिएगा मुझे। सीखने के लिए अरे मैं क्या सिखाऊंगा आपको, स्वयं आप वरिष्ठ सदस्य, मैं खुद आपसे सीखता हूँ। आपका एक आदर है, सम्मान है। ये जो हमने चर्चा अवश्य करा दें इस पर। चलिए उसके और लिख के दीजिएगा तो फिर बात करेंगे। अभी जवाब दे दीजिए माननीय मंत्री, उसी के ऊपर जवाब दे दीजिएगा जो विषय है। हमने पूरी बात सुनी माननीय सदस्य। कल जो महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हम लोगों इसी पर बताइए। एक आप लोग नहीं किया ना, मेरे को संचालन कर दीजिए, आप लोग चलाएंगे। पूरी तरह से ये झलक रहा था कि बदले की भावना से और सच्चाई को न सुनने की क्षमता के कारण ऐसा हुआ। सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। अगर सच्चाई सुनना चाहते हैं, सच्चाई अगर सुनना चाहते हैं, चाचा तो सुनिए। ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग में भारी घोटाला, ये आपकी सरकार का है। नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता, ये आपकी सरकार का है। ये नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता। और ये देखिए वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। जेल जाएंगे अखिलेश के स्वास्थ्य मंत्री, ये आपके सरकार का है। स्वास्थ्य महकमे को आप लोगों ने लूट का अड्डा बना दिया था। सरकारी योजनाओं में किस ढंग से लूट हो सकती है? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खुलेआम लूट होती थी। डॉक्टरों से मिली भगत करके आधा पैसा लेकर के उनको ड्यूटी से रोकते थे। आज हमने 60% उपस्थित डॉक्टरों की दर्ज कराने का काम किया है। हमारी सरकार में निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर सभी विभागों में काम हो रहा है और सभी सरकारी चिकित्सालयों में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। आज तक मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के लोग कई बार सत्ता में रहे, बता दें कि एक दिन में कितने मरीज इनके हॉस्पिटल में आते रहे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आंकड़े हमारे पास हैं। हमारे पास प्रतिदिन 1,70,000 मरीज हमारे सरकारी अस्पतालों में आते हैं। उसमें से 12,000 मरीज एक्सीडेंटल होते हैं, जो गंभीर दुर्घटनाओं से ग्रसित होकर हमारे पास आते हैं। रोड एक्सीडेंट में, आग लग जाने के कारण, छत से गिर जाने के कारण, पानी में डूबने के कारण। और 8,000 मरीज हमारे पास आते हैं जो गंभीर रोगों से ग्रसित हैं। हम प्रतिदिन 5,000 ऑपरेशन निःशुल्क कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या हुआ था, जब भारत सरकार ने इनको एम्बुलेंस चलाने के लिए दिया। इधर से भी पूछा गया तो बता 2 घंटे चर्चा स्वीकृत कर ले, सारी बात आ जाएगी। वो आप वो लिख के दीजिए तो उसको देंगे। वो तो मैंने बोला ही है आपको लिख के। नहीं, इसमें मांग लोगों देने की ने जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको मालूम है कि नियम 49 में मांग की जाती है। भारत सरकार की एम्बुलेंस सेवा को आप नियम 49 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा बनाने का काम किया था। और जबकि समाजवाद से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये नकली समाजवादी है, ये ढोंगी समाजवादी है, ये ढोंगी समाजवादी है। ये लाल टोपी वाले लोग विषय पर आए, अराजकता फैलाते हैं, गुंडाई फैलाते हैं, पूरी तरह से अराजकतावादी हैं ये लोग और कानून व्यवस्था तोड़ने वाले लोग हैं। कानून व्यवस्था तोड़ने वाले लोग हैं। ये अराजकता का आलम फैलाते हैं। इनके अंदर सच छूटने की क्षमता नहीं है। पूरे प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकने का काम है। पूरे प्रदेश के लोगों ने अराजकता छोड़ने का काम किया था। पूरे प्रदेश के लोगों ने ये नहीं रिजवी साहब ये नहीं।
रिजवी साहब मेरे से बात करिए, रिजवी साहब मेरे से बात करिए, रिजवी साहब मेरे से बात। माननीय उप मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी आप, उप मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए, माननीय ब्रजेश जी आप बैठ जाइए, बैठ गए सर, बैठ गए। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज। साहब चलिए, मैंने उनको बिठा दिया, अब आप लोग चलिए। मैंने उनको बिठा दिया, मैंने आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर लिया कि वो बैठ गए। अब आप चलिए, अब आप वापस आ जाओ। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट कर लिया, वो बैठ गए। मैंने उनसे निवेदन किया, वो बैठ गए। मैंने उप मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी, वो बैठे। संदीप जी चलिए, आप आइए, आइए। वो उनसे भी रिक्वेस्ट करी, वो भी बैठ गए। चलिए संदीप, हो गया, आपके नंबर बढ़ गए, आपके नंबर बढ़ गए। अब हो गया, उनसे भी बात कर। देखिए अब हो गया, आपका विरोध दर्ज हो गया। अब ये आपका विरोध दर्ज हो गया, आपका विरोध दर्ज हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि आज चर्चा हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चले जाएं। यदि आप चाहते हैं कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर आज चर्चा हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चले जाएं, नहीं तो मैं अभी कार्रवाई लेकर सदन को आज के लिए समाप्त कर दूंगा। आपको अवसर नहीं मिलेगा किसी को भी अपनी बात कहने का। अगर आप लोग चाहते हैं कि चर्चा हो, मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, मेरे निवेदन पर वो बैठ गए हैं। मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप भी जाओ अपने स्थान के ऊपर, आगे अपनी बात कहिए। आगे जो विषय है वो भी प्रदेश में कानून व्यवस्था के ऊपर है। मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए आगे नियम 51 की सूचना ले लीजिए, नियम 51 की सूचना दीजिए। चलिए नियम 51 की सूचना ले लेते हैं। एक सेकंड, बुलाओ कारसूची लाइए। मत संख्या 3 श्री राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा में ले रहा हूं। मैं माननीय नेता कांग्रेस से चाहता हूं कि अपनी बात कहें। राज्यपाल के अभिभाषण के नियम 56 की बाकी दूसरी सूचना श्री लालजी वर्मा, श्री रामअचल राजभर, ये लोग आप बोलने के लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं बोलने के लिए? अपने लोगों से कहिए सीट पर जाएं। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने लोगों से कहिए कि सीट पर जाएं। अगर वो सीट पर नहीं जाएंगे तो मेरे को राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा आगे बढ़ानी है। मेरा आपसे निवेदन है कि श्री राज्यपाल के ऊपर चर्चा आज जारी रहेगी। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के सम्मानित सदस्यगण अपने क्षेत्र की समस्याओं के ऊपर उसके ऊपर बोलना चाहते हैं। आप अगर विधानसभा की कार्रवाई इस प्रकार से बाधित करेंगे तो विधानसभा के सारे 403 माननीय सदस्यों के अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण करेंगे। उसकी मैं इजाजत नहीं दे सकता। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपनी सीट पर जाएं। मेरा निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि कार्रवाई आगे बढ़े, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी ने जो कहा, मैंने उनसे बोला है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। वो मेरे निवेदन के ऊपर वहां पर बैठ गए। अब मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। अगर आप नहीं बैठना चाहते तो फिर मुझे कार्रवाई आगे बढ़ानी पड़ेगी। मैं माननीय सदस्य जो अपने सीट पर बैठे हुए हैं, ये जो माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, वो श्री राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर अपना लिखित व्याख्यान दे देंगे। उसको मैं कार्यसूची में सम्मिलित कर लूंगा तो आपका भाषण पूरा हो जाएगा। तो जो माननीय सदस्य अपनी सीट पर नहीं है, उनसे मेरा निवेदन है कि अपनी सीट पर चलें और अपनी बात कहें।